नमस्कार दर्शकों, मैं हूं संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं एक और एपिसोड ऑफ द रेड माइक पैसा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पैसे के बारे में ही। हमारा जो रुपया है वो लुढ़क रहा है। इससे पहले तमाम बार आपने राजनीतिक रूप से ये बातें होती हुई सुनी होंगी कि ये क्या हो रहा है पैसे को, सरकार क्या कर रही है और वो सारी चीजें। अच्छा, अब ये क्या होता है कि जो सत्ता में है वो एक तरीके की बात बोलता है, जो विपक्ष में है वो दूसरे तरीके की बात बोलता है। लेकिन इस रूपी फॉल जो है गंभीर मामला, एक ग्राफिक्स के माध्यम से अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में ही लगातार हेडलाइंस जो आ रही थी कि आज डॉलर के मुकाबले सबसे ज्यादा रुपया नीचे गया, फिर अगले दिन एक और हेडलाइन की आज और नीचे चला गया। ये हर रोज ऐसी स्थिति क्यों आ रही है कि डॉलर के मुकाबले रुपया और तेजी से नीचे चला जा रहा है और ये कहां जाकर के रुकेगा? ये क्यों हो रहा है? इसकी वजहें क्या हैं और इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? रोकने की कोशिश कर रही है सरकार या अलग-अलग सिचुएशंस? इसको समझें कैसे? हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इसको कैसे समझा जाए? इन सब चीजों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं अनिंदो जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। अनिंदो बैनर्जी जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कोटक सिक्योरिटीज से। आपका बहुत स्वागत सर। सबसे पहले तो अगर आप दर्शकों को ये बता दें कि आपकी समझ क्या है, रुपए के नीचे गिरने को आप किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार टू एवरीबॉडी। देखिए, जो करेंसी मार्केट है वो करेंसी मार्केट और कमोडिटी और इक्विटी मार्केट के बीच एक बेसिक अंतर है कि करेंसी मार्केट में हम लोग एक रिलेटिव एक एक रेशियो को ट्रेड करते हैं, जैसे $1 के मुकाबले कितना रुपया है। तो जब हम लोग रेशियो को ट्रेड करते हैं तो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कंपेयर करना चाहिए, समझने के लिए कि इंडियन रुपी जो डॉलर के मुकाबले अभी कमजोर है, इनफैक्ट ऑल टाइम लो पे है, 60 के आसपास है स्पॉट। तो ये क्या इंडियन रुपी एक आउटलायर है? मतलब इंडियन रुपी सिर्फ एक ही करेंसी है जो डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है और अदर करेंसीज का स्ट्रेंथ है। तो वो जब कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो एक प्रॉपर पिक्चर इमर्ज होता है, राइट? तो उसी सिलसिले में यस, इंडियन रुपी वीक है डॉलर के मुकाबले, बट इंडियन रुपी कंपैरेटिवली अगर अदर करेंसीज को देखे एशिया में या इमर्जिंग मार्केट स्पेस या ग्लोबली, तो इंडियन रुपी इनफैक्ट जो गिरावट हुआ है तो वो गिरावट एवरेज से कम हुआ है। मतलब अदर करेंसीज को हम लोग देखें, चाइनीज करेंसीज, मलेशियन करेंसीज, यूरोपियन करेंसीज, वहां पे गिरावट ज्यादा हुआ है। तो वो वेरियस ग्लोबल फैक्टर्स के कारण ये हो रहा है, मगर ये जनरली एक अभी सिचुएशन है। जी अनिंदो जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने बोला कि औरों से अगर आप तुलना करें तो आप पाएंगे कि हमारा पैसा उतना भी खराब नहीं है जितना ऐसे देखने को आइसोलेशन में दिखता है। लेकिन मुख्य वजहें आपके हिसाब से इसकी क्या है? देखिए, जो करेंसी मार्केट का प्राइस होता है यूएसडी आईएनआर, वो लार्जली रिफ्लेक्ट होता है डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई क्या मतलब, जो डॉलर का डिमांड है, मतलब मान लीजिए इंपोर्ट डिमांड, वो डॉलर का डिमांड है। एफपीआई का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, या एफडीआई इन्वेस्टमेंट है, या एनआरआई का जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो डॉलर सप्लाई है। तो ऐसे वेरियस सोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है ग्लोबली, जो एक करेंसी का जो वैल्यू है उसको उस पर इम्पैक्ट लाता है। तो लास्ट मैं बोलूंगा नवंबर, दिसंबर और अभी जो 15 दिन ऑलमोस्ट ऑफ जनवरी, सो लगभग ये 2.5 महीना में हम लोगों ने करीब करीब एक 3 से 3.5% का फॉल देख चुके हैं इंडियन रुपी में। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि लार्जली ग्लोबल फैक्टर्स के कारण, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप का जीत हुआ इन द यूएस इलेक्शन, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो तब से एक थॉट प्रोसेस ये बना है ग्लोबली कि शायद यूएस में एक प्रोटेक्शनिज्म के तरफ यूएस आगे बढ़ने वाला है, जिसके कारण यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और फेडरल रिजर्व जो उनका सेंट्रल बैंक
का इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर पाया, कुछ कुछ बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है इन द एक्सपेक्टेशन। क्या हुआ है, डॉलर में बहुत बड़ी एक रैली हुआ है, मतलब आज 110 पे ट्रेड कर रहा है, हाईएस्ट लेवल सिंस नवंबर ऑफ 2022। तो ये जो 10% का रैली हुआ है इन द डॉलर इंडेक्स लास्ट कुछ महीनों में, उसका नेचुरल इम्पैक्ट एक आया हर करेंसी में। तो रुपी में कम, अदर करेंसीज में ज्यादा, तो एक इसी कारण एफआई का आउटफ्लो हुआ है, वो डॉलर को ऊपर लेके गया है। फिर आपके एट द सेम टाइम जो लोग स्पेकुलेटर्स है, उनका भी रुपी सेल करके ना ये डॉलर खरीदने का एक टेंडेंसी है। तो ये सब के कारण, प्लस आपका देखोगे लास्ट 2 हफ्तों में ऑयल प्राइसेस में भी एक काफी अच्छा उछाल आया है। जो 68-69 के आसपास था ब्रेंट, वो आज 81-82 डॉलर्स के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो वो भी ऑयल इंपोर्ट बिल के ऊपर एक प्रेशर डालता है। तो ये सब के कारण आरबीआई काफी विजिलेंट है, और इसी कारण आरबीआई भी मार्केट में एक्टिवली इंटरवीन कर रहा है। इंटरवेंशन मतलब डॉलर सेल कर रहा है, सो दैट कि जो ओवरऑल वॉलेटिलिटी है वो ज्यादा ना हो। उसके कारण ही अभी भी इंडियन रुपी का जो कमजोरी है डॉलर के मुकाबले, वो उतना नहीं है जितना ग्लोबल करेंसीज का हुआ है। जी, अनिंदो जी, मैं आपसे, आपने वजहें बता दी, आपने ये बताया कि औरों से तुलना करें तो हम अपने आप को कहां पाएं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये कब तक होगा? कोई एक होराइजन तो होगा कि भाई यहां तक गिरेगा और इसके बाद शायद चीजें सुधरेंगी, मतलब या एरो यूं ही देखता रहे हम लोग? श्योर। देखिए 2025 काफी अनसर्टेन टाइम है, क्योंकि जो ये डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंसी है, जो टर्म 2 है, वो अभी कैसे पैन आउट होगा वो देखना है। क्योंकि अभी तक जो उनका इंडिकेशन है कि अमेरिका फर्स्ट, मतलब यूएस में आपका मास मैन्युफैक्चरिंग लाना है, तो वो कितने हद तक वो जाने वाला है। क्योंकि टर्म 1 में उनका काफी सारे प्रोमिसेस थे, मगर उस हिसाब से एक्शन हुआ नहीं था। हाँ, कुछ कुछ चाइना के ऊपर टैरिफ, तो ये सब हुआ था, बट वो इतना एग्रेसिव नहीं था कि ग्लोबल ट्रेड को सीवियरली इम्पैक्ट करे। बट अभी तक जो उनका एक्शन और जो अभी तक जो वो हिंट दिए हैं, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि टर्म 2 में वो काफी अग्रेसिव वहां होने वाले हैं। तो देखना वही, अगर वो काफी अग्रेसिव होता है तो फिर क्या होगा, ग्लोबल जो ट्रेड है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो चाइना यूएस का ट्रेड है, उसमें भी काफी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। जब ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्टेड होता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी उसके साथ इम्पैक्टेड होता है, फ्लोज का भी इम्पैक्ट होता है। तो वो कितना डॉलर अप्रिशिएट करेगा वो डिपेंड करेगा उनके पॉलिसीज के ऊपर। जनवरी 20 उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी है, तो अगर बहुत ज्यादा प्रोटेक्शनिज्म पे गए तो हो सकता है यूएसडीआईएनआर 89 की तरफ भी चले जाए, क्योंकि आउटफ्लोज के कारण। मगर मेरे हिसाब से 2025 हो सकता है हम लोगों को दोनों तरफ वॉलेटिलिटी देखने को मिले। मतलब फर्स्ट हाफ में डॉलर का अप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ ट्रम्प, सेकेंड हाफ में ट्रम्प को खुद समझ में आ सकता है कि उनके जो पॉलिसीज है, क्योंकि उनके पॉलिसी लाना, अगर डॉलर स्ट्रांग होता है फॉर अ प्रोड्यूसर कंट्री जो एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, जो प्रोड्यूस करना चाह रहा है, इंपोर्ट को कम करना चाह रहा है, उनके लिए वो नेगेटिव है। तो हो सकता है सेकेंड हाफ में हम लोग को जो डॉलर को, हाफ डॉलर के लिए मजबूती हो सकता है 89 उसको भी क्रॉस कर ले, क्योंकि आरबीआई का इंटरवेंशन रहेगा। सेकेंड हाफ में रुपये के लिए पॉजिटिव हो सकता है। जी, सेकेंड हाफ में हो सकता है रुपए के लिए पॉजिटिव हो, आपका ये कहना है। अब मैं आपसे एक चीज ये समझना चाहता हूं, देखिए, when there is political discourse around issues like the economy, तो उसमें अक्सर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है समझ में कुछ आर्ग्यूमेंट्स। मसलन ये बहुत बुरी स्थिति है कि हमारा रुपया गिर रहा है, वर्सेस ये जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं अनिंदो जी, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस गिरते हुए रुपए में? क्या एक्सपोर्टर्स को अच्छा मौका है? ये एक हम सिल्वर लाइनिंग ढूंढ रहे हैं, या वाकई ये दिस इज नॉट आइडियल?
ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज एक्चुअली रुपी का जो मूवमेंट होता है उसको इकोनॉमिक लेंस से ही देखना चाहिए। तो इसमें देखिए, जब भी रुपी कमजोर होता है या स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है, वो डिपेंड करता है कि सिर्फ डॉलर से हम लोग कंपेयर करेंगे तो लेंस काफी छोटा है, तो पूरा जो ट्रेड है वो समझ में नहीं है, क्योंकि हम लोग compete कर रहे हैं चाइना के साथ, हम लोग compete कर रहे हैं कोई और एशियन कंट्रीज के साथ। तो अगर मेरा करेंसी 4% कमजोर हुआ और चाइनीज करेंसी 8% कमजोर हो गया, या थाईलैंड का करेंसी 10% कमजोर हो गया, तो मुझे डॉलर के मुकाबले तो ऐसा लगेगा कि रुपये का कमजोरी एक्सपोर्टर के लिए अच्छा है, बट अदर कंट्रीज का जो एक्सपोर्टर है उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट ये एनालिसिस जो है एक हद से सिंपलिस्टिक भी है, क्योंकि ट्रेड में सिर्फ वो करेंसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता है, बहुत सारे चीजों का इम्पैक्ट आता है। जो लोग काफी रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी करते हैं, जैसे रफ डायमंड्स, तो उन पे इंपोर्ट कॉस्ट जो रुपी अगर वीकेंड होता है उसका भी इम्पैक्ट आता है। तो कौन सा इंडस्ट्री हम लोग एनालाइज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रुपी का जो स्ट्रेंथन है या वीकनिंग है वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। बट मोटा मोटा अगर रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है कंपेयर टू अदर करेंसीज, तो जनरली वो एक्सपोर्टर को बेनिफिट करता है। और किसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है? जो कंज्यूमर्स है, क्योंकि कंज्यूमर्स एक इकोनॉमी में ज्यादातर इंपोर्टेड जो कॉस्ट है उससे वो इम्पैक्टेड होते हैं। तो इसके लिए कंजम्पशन को वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, एक्सपोर्ट्स को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, मोटा मोटा एट अ वेरी मैक्रो लेवल, अगर रुपए में काफी ज्यादा कमजोरी आता है। अनिंदो जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बतौर सरकार क्या किया जा सकता है? कैन देयर बी अ गवर्नमेंट लेवल इंटरवेंशन एट ऑल इन अ सिचुएशन लाइक दिस, या फिर हम इंटरनेशनल फैक्टर्स पर ही पूरी तरीके से आश्रित और निर्भर हैं? देखिए, अभी तक जो आरबीआई का स्टांस है वो मेरे हिसाब से काफी अच्छा स्टांस है, क्योंकि लास्ट 10 साल में आरबीआई का स्टांस काफी हद तक चेंज हुआ है। पहले आरबीआई का क्या स्टांस था? आरबीआई कभी कभार मार्केट में आके इंटरवीन करता था जब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो जाता था। तो बट अभी क्या है, आरबीआई ऑलमोस्ट एवरी डे या एवरी वीक वो मार्केट में है कि वॉलेटिलिटी को कंट्रोल है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग एक स्टेटिस्टिक्स को देखते हैं कि लास्ट 5-6 साल में, इवन लास्ट 1 साल में भी, इंडियन रूपी का यूएसडी आईएनआर, अगर डॉलर का एक बेंचमार्क लेते हैं, तो यूएसडी आईएनआर का जो वॉलेटिलिटी है, तो वो वॉलेटिलिटी कंपेयर टू अदर करेंसीज, इंडियन रूपी इज वन ऑफ द लीस्ट वॉलेटाइल करेंसीज। और वो वॉलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एक सेंट्रल बैंक के लिए, क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक, मतलब एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉलिसी को लेके जाता है जहां पे वो बोलता है कि मुझे रुपए को कमजोर बनाना है या मजबूत बनाना है, जो भी मेजर्स के थ्रू, उसमें क्या होगा, उसका एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है। अगर वो रुपए को बहुत ज्यादा कमजोर बनाएगा, जैसे चाइना ने किया था 2001-2 से, तो बट उसका वो पॉलिसी इंपेरेटिव था, क्योंकि उसको एक्सपोर्ट लेड नेशन बनना था वहां पे। उसका क्या एक एडवर्स इम्पैक्ट आया कि उसका जो कंजम्पशन इंजन था 20 साल में, चाइना का कंजम्पशन इंजन पूरा ठप हो गया, क्योंकि वो एक्सपोर्ट लेड एक इकोनॉमी बन गया, जिसका अभी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सिमिलरली, अगर बहुत मैं ज्यादा रुपए को स्ट्रांग रखता हूं, तो मेरा कंजम्पशन तो के लिए तो अच्छा है, बट मैं बहुत ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट बन जाऊंगा, जो इंडिया का इन द पास्ट वी हैव सीन कि उसका क्या रिस्क हो सकता है। तो इसके लिए वो बैलेंस को अगर स्ट्राइक करना है, तो इसके लिए बेटर होता है कि जो वॉलेटिलिटी है, दोनों तरफ का मूवमेंट, उसको कंट्रोल करे रादर देन द प्राइस। अगर दुनिया में डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है, तो इंडियन रुपये को भी डेप्रिशिएट करना पड़ेगा उसके हिसाब से। अगर वो डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है, तो इंडियन रुपये भी अप्रिशिएट करेगा। तो क्या मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी को ना टारगेट करना, जो सेंट्रल प्राइस लेवल। जी बिल्कुल। अनिंदो जी, बहुत बहुत धन्यवाद पर्सपेक्टिव में बात को रखने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए कि इस लुढ़कते रुपए को समझा किस तरीके से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।